इस वक्त विश्व की बेहतरी के लिए, विश्व कल्याण के लिए सोचें और आगे बढ़ें ताकि कुछ ठोस एक्शन ओरिएंटेड एजेंडे सामने आ सके। तो भारत नहीं चाहता कि G20 को मंच बनाया जाए इस तरह की भू राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं उसको लेकर के। बहुत सारे देशों ने ये कोशिश की दबाव बनाने की कि रशिया को लेकर के भारत की प्रेसिडेंसी की ओर से दबाव बनाया जाए। भारत ने दो टूक मना कर दिया कि ये एक विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने का मंच है और इसको कूटनीतिक मसलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और भारत कम से कम ऐसा नहीं करने देगा। बहुत सारे मुद्दों पर ज़रूर बात हुई और अंत तक ये मुद्दा हमने अपनी प्राथमिकता में शामिल रखा कि जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे न रह जाएं। और इस वक्त ट्रॉयका देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का भारत मंडपम में आगमन, इंडोनेशिया जो पहले अध्यक्ष रहा है ट्रॉयका, यानी वे 3 देश ट्रॉयका में शामिल होते हैं जिससे अध्यक्षता भारत ने ली और जिसे भारत अध्यक्षता देगा, यानी ब्राजील। और इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का आगमन हो चुका है। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया और G20 के लिए समर्थन की बात की। आसियान के मोर्चे पर भी उस मंच पर भी उन्होंने G20 के प्राथमिकताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सदी एशिया की है, ये सदी हम सब की है और इसलिए जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उस पर फोकस करना आसियान क्षेत्र को बहुत ही आवश्यक। और ये ट्रॉयका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, पहली बार ऐसा हो रहा है G20 के इतिहास में कि 3 विकासशील देश लगातार 3 सालों तक, अगर आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लें तो लगातार 4 सालों तक ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों की आवाज़ के तौर पर ये प्रेसिडेंसी उन मुद्दों को आगे बढ़ाती रहेगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी में जो लेगेसी छोड़ेगा, जिन मुद्दों पर बात आगे बढ़ी है वो अगले 2 से 3 सालों में और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी। एक मजबूत आधार ज़रूर भारत ने तैयार कर दिया है। और विभिन्न कार्य समूहों की बैठकों पर अगर नज़र डालें, विभिन्न आउटकम डॉक्यूमेंट्स पर भी अगर नज़र डालें तो ये पाते हैं कि हर वर्किंग ग्रुप में, एंगेजमेंट ग्रुप में, या अगर हम स्टैक्स की बात करते हैं तो भारत ने हर जगह ये कोशिश की है कि कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अधिक बेहतर स्तर देकर एंगेजमेंट ग्रुप्स और वर्किंग समूहों के दौरान कुछ आउटकम्स बेहतर सामने आए। ऐसे में स्टार्टअप 20 की शुरुआत करना या फिर महिलाओं के मुद्दों पर वर्किंग ग्रुप की घोषणा करना, कुछ महत्वपूर्ण और ठोस पहल के माध्यम से भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी वर्गों का, सभी देशों का कल्याण हो सके। और अपनी अध्यक्षता में भारत जिस व्यापक स्तर पर भारत ने आयोजन किए हैं, जिस व्यापक स्तर पर सभी देशों को शामिल किया है, वो ये दिखाता है कि भारत एक अलग आयाम दे रहा है G20 शिखर सम्मेलन को। और इस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, भारत के बाद ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। ऐसे में ट्रॉयका के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत मंडपम में आगमन। ब्रिक्स के साझे सदस्य के तौर पर भारत और ब्राज़ील लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं एशिया का और विकासशील देशों का। ब्रिक्स के मंच के ज़रिए ही दोनों देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रॉयका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राज़ील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे और इसके हालांकि ये सितंबर, ये जो कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन जिससे कुछ ही पलों बाद
पहले सत्र का औपचारिक आरंभ होगा और उस पहले सत्र में वन अर्थ विषय है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस एकात्मवाद की सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, जिस बंधुत्व की भावना को भारत आगे बढ़ा रहा है, वो भावना इन चर्चाओं के तहत निकलने वाले आउटकम में भी परिलक्षित होगी। इस बात का अंदाज़ा, इस बात की उम्मीद लगातार की जा रही है। और ऐसे में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का भारत मंडपम में आगमन और उसके बाद पहले सत्र में उनका शामिल होना ये उम्मीद जताता है कि कुछ सार्थक चर्चा, सार्थक विमर्श निकलकर सामने आएगा। हम जानते हैं कि शेरपा ट्रैक पहले ही विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न मंचों पर, विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स और वर्किंग ग्रुप्स के सजेशंस, रिकमेंडेशंस को साथ लेकर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुका है, जिस पर मुहर लगाएंगे विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष। देगा। ऐसे में अब रिकवरी की तरफ वर्ल्ड का पूरे विश्व का फोकस जो है वो अब जाता हुआ, और इस रिकवरी को कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, उस पर लगातार भारत की प्रेसिडेंसी ने काम किया है। और उसका नतीजा आज और कल की लीडरशिप समिट के दौरान पूरी दुनिया को दिखाई देगा। इस वक्त जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, ये उस दौर में हो रहा है जब विश्व कोविड महामारी से बाहर निकल रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी कोविड महामारी से उबर रहे हैं। ऐसे में जो चुनौतियां सबके सामने हैं, खासतौर पर विकासशील देशों के सामने, हालांकि G20 हमेशा से एक आर्थिक मंच रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी इसके साथ जुड़ गए हैं। और उसी के चलते इस बार के G20 शिखर सम्मेलन को भारत ने नए आयाम देने का प्रयास किया है। और ये भारत मंडपम के दृश्य जो सीधे आप तक पहुंच रहे हैं, ये भारत मंडपम जिसमें अब से कुछ ही पलों के बाद, औपचारिक स्वागत के बाद कुछ ही पलों बाद पहले सत्र का शुभारंभ हो जाएगा, और जिसमें गंभीर विमर्श, गंभीर चिंतन सामने आ सकता है। भारत इस वक्त इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि सभी देश एकजुट हों। ऐसे में जब पूरे विश्व में इस वक्त देखा जा रहा है कि सब अपने स्वार्थ, अपने विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भारत ने एक आवाज़ बुलंद की कि विश्व को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, तभी संपूर्ण विश्व का विकास हो पाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने है, सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने की चुनौती हमारे सामने है। ऐसे में कोई भी देश अकेला इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में सभी को एक मत होकर एक पृथ्वी के लिए कार्य करना जरूरी है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं।
इसीलिए सभी देशों को एकजुट होकर, सबको एक साथ मिलकर एक कुटुंब की तरह निर्णय लेने होंगे और ठोस कार्य को आगे लेकर, लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम साझा भविष्य, एक भविष्य हासिल कर पाएंगे। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे उसमें हम विश्व शांति की बात करें, विश्व की समृद्धि की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें और उन देशों की बात करें जिन्हें अभी तक विश्व नज़रअंदाज करता आया है, उन सबको अगर आगे लेकर जाना है, विश्व को वाकई विकास करना है, तो भारत ने इसे परिभाषित किया है कि सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए मिलकर आगे बढ़ना होगा, मिलकर कार्य करना होगा। और भारत मंडपम से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 अब अपने पहले सत्र की ओर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ, जहां वन अर्थ पर चर्चा होनी है। पहले सत्र में 3 सत्र और फिलहाल जो देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन का इंतजार इस वक्त हो रहा है और भारत मंडपम में पहले सत्र के औपचारिक आरंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत का सिलसिला जारी। स्टूडियो में इस वक्त अंशु जोशी जी हमारे साथ हैं, JNU की प्रोफेसर। बड़ा फोकस भारत की जो अध्यक्षता है वो अब अंतिम चरण में आ चुकी है अंशु जी। लेकिन यहाँ से हम एक नए अध्याय की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कितना भव्य आयोजन है, किस पैमाने पर हमने ये आयोजन किया है। हमने 1 लाख से भी ज़्यादा जो प्रतिनिधि और विदेश से आए मेहमान हैं, उनका इस अपने अध्यक्षता के 1 साल में यहाँ स्वागत किया। हमने अपने देश में 60 से भी अधिक शहरों में G20 की 220 से भी ज़्यादा मीटिंग्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया। हमने इसमें नए लोग जोड़े। हमने जो पूरे विश्व से आए हुए मेहमान थे, जो विश्व के अलग अलग प्रतिनिधि थे, उन्हें अपनी जनता से जोड़ा। हमने गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट पे बढ़ावा दिया। इसे हमने अपनी अध्यक्षता में करके दिखाया। हमने G20 के मंच के विस्तार की बात की और मुझे लगता है एक बड़ा डेलिब्रेशन ये आ सकता है कि जो अफ्रीकी यूनियन है वो G20 का सदस्य बनाया जाए। अभी तक एक संगठन के रूप में यूरोपियन यूनियन G20 का एक परमानेंट सदस्य है। और हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने समावेशी विकास को लेकर, सतत विकास को लेकर, साझा विकास को लेकर न सिर्फ अपने यूनिलैटरल लेवल पे और बायलैटरल लेवल पे, हमने मल्टीलैटरल लेवल पर भी G20 के अध्यक्ष के रूप में अलग अलग सफल प्रयास किए। और अब मुझे लगता है कि आज और कल जो घोषणाएं होंगी, जो तमाम रिपोर्ट्स प्रस्तुत होंगी, जो राष्ट्राध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम भारत के इस महत्वपूर्ण योगदान को देख पाएंगे। क्योंकि भारत मंडपम में USA, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आगमन हो चुका है। कल हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कल हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई, उसके बाद कुछ ठोस परिणाम जो सामने आए, उसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को जो पहलू परिभाषित करते हैं, जिसमें तकनीक भी शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोबारा से जाहिर की गई। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी अमेरिका की ओर से लगातार जो बयान आते रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जिनका भारत मंडपम में आगमन। और अमेरिका के पहले स्टेट विजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुलकर के स्वागत किया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है।
यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और एक जब साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने प्रधानमंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे। और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर, कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चित्रित इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या हैं। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। एक सांकेतिक बयान कह सकते हैं इसे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति में गौरव महसूस करते हैं और इसको सबके सामने रखते हैं, वो ये दिखाता है कि भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध देश विभिन्न मंचों पर इस समृद्ध भारत की विरासत को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी भारत की एक ताकत है। तो अंशुल जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी आपसे कि हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो हमने देखा कि विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स में, उदाहरण के तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स तक लेकर यहाँ तक कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी लिया गया, यहाँ तक कि जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं जो घरेलू घरों में काम करती हैं उन तक भी पहुंचा गया। तो क्या ये भी साबित करता है कि भारत का एक ये भी प्रयास है कि जो कुछ स्टेप्स, जो कुछ निर्णय सामने आए वो ज़मीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बदल सके, उसे प्रभावित कर सके, ताकि वो जो बदलाव की बात की जाती है विश्व में वो बड़े बड़े ऐलान नहीं, छोटे छोटे कदमों से सामने आए। और इस वक्त आपको रोकना चाहूँगी फिर, क्योंकि इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आपको कि सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का भारत मंडपम में आगमन। अब क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले कैमरा एंगल्स के एजेंडे को एक तरफ रखते हुए जाए और एक साझा समाधान निकालने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं। भारत मंडपम के ठीक आगे
नटराज की भव्य मूर्ति, भारत के सांस्कृतिक उद्भव और जिसको हम कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति की एक पावन धारा के रूप में जो भारत अपने आप को, भारत जिसका नाम ही है कि जहाँ पर लोग ज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं, और इसीलिए भारत मंडपम इस शब्द को भी बार बार रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको प्रगति मैदान में स्थित नए भारत मंडपम से सीधे हम आपके लिए ख़ास तौर पर लेकर के आए हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन यानी लीडर्स अब दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। कौन से मुद्दे, कौन सी प्राथमिकताएं जो भारत ने रखी, जिन पर वैश्विक सहमति बनती है, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि प्राथमिकताएं बहुत बड़ी भारत की ओर से। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन आज भारत ने ज़बरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के जरिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जो भारत के साथ कई विभिन्न समूहों में मंच साझा करता है, और इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जिसके साथ हमारा व्यापार कई उत्पाद के तहत आगे बढ़ता है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीज़ी सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑस्ट्रेलिया की आवाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया ने एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का समर्थन किया है, जिस पर भारत के प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा फोकस रहा है कि जो 20वीं सदी के संस्थान हैं उनको 21वीं सदी के लिए कैसे तैयार किया जाए। खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है कि जो रिफॉर्म्स हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, उस पर कई सारे पेपर्स आ चुके हैं। भारत की ओर से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी पहली रिपोर्ट भी सौंप दी है, दूसरी रिपोर्ट शायद अक्टूबर में आएगी, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंसी के दौरान दिखाई दे सकता है। एक बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीज़ी का स्वागत करते हुए, ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ भारत अपने संबंधों को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ा रहा है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और इस वक्त G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन, G20 शिखर सम्मेलन पर आने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या पक्ष लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो राजनीतिक या भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भारत ने G20 के विकास के मुद्दे पर हावी नहीं होने दिया, और यही शायद भारत के G20 प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत सारे देशों को कि शायद भारत कहीं दबाव में झुक न जाए, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर किसी का भी बिना कोई पक्ष लिए निष्पक्ष तौर पर इस अध्यक्षता को स्पष्ट तौर पर एक लीडरशिप के तौर पर संभाला, और भारत ने अपनी ओर से बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको इस वार्ता पर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि ये एक मंच है वैश्विक विकास के मुद्दों को समाधान देने का, एक साझा हल ढूंढने का। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन, जैसा कि आपको पता है कि 19 देशों के साथ यूरोपियन
यूनियन कमीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस वक्त हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक आप देखें, भारत के कारोबारी संबंध लगातार प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 के बाद देखें तो जो हिस्सेदारी है भारत की यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक के साथ, वो करीब दोगुनी हो गई है। 8% से बढ़कर के 18% की हिस्सेदारी कारोबार में स्पष्ट तौर पर नजर आई है। और यूरोपियन यूनियन के साथ कारोबारी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाना द्विपक्षीय तौर पर ये भारत की प्राथमिकता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम बात कर रहे हैं। बायलैटरल एंगेजमेंट्स भी होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन G20 में यूरोपियन यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका। पूरे यूरोप की तरफ से एक मात्र सदस्य जो पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है G20 के इस बहुत ही खास मंच का। तो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की तरफ से उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन यूनियन कमीशन की तरफ से यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट शार्ल मिशेल, जो कि यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट शार्ल्स मिशेल, उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूरोपियन यूनियन G20 में फिलहाल इकलौता संघ, जिसके बाद अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद कह सकते हैं कि G20 में 2 संघ हो जाएंगे। 19 देश और 2 संघ, लेकिन फिलहाल 19 देशों के साथ G20 में यूरोपियन यूनियन एक संघ के तौर